What is astrology according to you? सिर्फ एक हिंदुस्तान में ही अलग तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं जो ज्योतिष बन रहे हैं और ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। Each and every astrologer predicts something different about the same birth chart. नाड़ी ज्योतिष ये कहता है भाई ऊपर वाले से जो तुम लिखवा करके लाए हो वो होगा। राहु केतु कभी भी किसी की भी कुंडली में एक ही घर में नहीं बैठ सकते। राक्षस राज दशानन रावण जब उनके पुत्र का जन्म हो रहा था इंद्रजीत का, तो 9 के 9 ग्रहों को आदेश दिया गया था कि एकादश भाव में बैठो, 11वें घर में बैठो। तो राहु केतु कैसे बैठ रहे हैं 11वें घर में? Does really Saturn punishes people? एक डार्क साइड भी है इस दुनिया में। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, नथिंग इज फॉर फ्री। ये जो तुम बगीचा देख रहे हो जिसमें तुम दौड़ रहे हो खुली हवा में, यहाँ पे किसी ने मेहनत करके फूल लगाए हैं। How does the nature of a person from past life carries over to the next life? ये वो भाव है जहाँ पर आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा आपकी भूख थी, आपकी ड्राइव थी, पागलपन था। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में अपनी मैरिड लाइफ, अपनी सेक्सुअल लाइफ में अपनी वाइफ के साथ आपने बहुत ओवरली टाइम स्पेंड किया है। वहां पे अब केतु बैठा हुआ है तो आपको वो चीज त्यागने को बोल रहा है। तो ऐसे में शनि बीच में आता है। शनि गुरु का भी गुरु है। वो बोलेगा कि होल्ड डाउन, मैं हूं यहाँ पे, मैं बताता हूँ न्याय कैसे होगा, मैं बताता हूँ न्याय कैसे होगा। किसी का बर्थ चार्ट ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो इंसान स्पिरिचुअल होगा अपनी लाइफ में? इसमें हम देखते हैं कि कोई इंसान धार्मिक है यानी बृहस्पति की पोजीशन यानी कि जुपिटर की पोजीशन बर्थ चार्ट में कहाँ है। कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा करने से या शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्र भी ठीक होते हैं। 101 ऐसे शॉर्टकट तरीके कि सीधा मैं दिख जाऊंगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे और जो मांगोगे मिल जाएगा। पर ब्रह्म राक्षस को तो भगाना पॉसिबल है नहीं। सब उसके बल पे ही चल रहा है। वही शक्ति है जो राक्षसों को भी उसका बल दे रही है, देवताओं को भी उसका बल दे रही है। इंसान, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, पिशाच सभी उसके आदमी हैं। आपसे बातें करके मुझे डर लग रहा है अब। क्या इंडिया में ऐसी भी कोई तांत्रिक क्रियाएं या ऐसी भी कोई नॉलेज है तंत्र की जो कि लिखी ही नहीं गई है, हिडन है? दिल्ली में तंत्र का हब निजामुद्दीन। गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा तंत्र सबसे ज्यादा लेवल पे मैं कह रहा हूँ निजामुद्दीन में होता है। वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ असुरा टॉक्स। सो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध ललित, जो कि एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और क्लाइंट्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी डील कर रखा है एट सच अ यंग एज। तो आज हम इनसे पूछेंगे काफ़ी सवाल जो सबके मन में होते हैं और अब मेरे भी मन में काफ़ी सवाल हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में के बारे में पढ़ती हूँ बट मैं उतना जानती नहीं हूँ। सो आई वुड लव टू आस्क हिम वो सवाल, वो क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉमन हैं। और अभी क्योंकि इतना लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स टॉक टू एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध ललित फॉर फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक। जय सुरेश्वर शिव शंभो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार अनिरुद्ध ललित जी। तो पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी शुरू क्या सोच के किया? ओके, सो मैं भी आपकी तरह, आप सबकी तरह, जैसे बाकी लोग होते हैं, जानते हैं इसके बारे में, पढ़ते रहते हैं। मैं भी सुनता रहता था क्योंकि बीइंग कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल इंडियन फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहते थे और बताते थे कि मेरा बर्थ चार्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट कैसा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी कि मैं जानूं कि ये साइंस क्या है, कैसे इफ़ेक्ट करता है। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन। And also coming from a family of, मेरे जो परनाना थे before entering into politics, he was majorly into astrology. So हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, शायद मेरे को अंदाज़ा भी नहीं कि कितने सारे लोग ज्योतिष करते आ रहे हैं। तो it's more also like in the blood that ran and that's why I'm here. So how long it's have been since you are doing astrology? ओके, तो लगभग मेरे को अभी, देखिए, ज्योतिष के मूल सिद्धांत तो बचपन में ही मैंने थोड़े बहुत पकड़ लिए थे, क्योंकि मेरी परनानी, मेरी अम्मा, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मैं उन्हीं के पास पला बड़ा हूँ। तो मे बी अप फ्रॉम अबव शी इज़ वॉचिंग राइट नाउ और बहुत ज़्यादा प्राउड होंगी। तो
मैं उनके पास रहता था और इसके बारे में बातें चलती रहती थी, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, कथाओं के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित कथाएं हैं कि सूर्य को ग्रहण लगा, जो ज्योतिष नहीं भी है इंडिया में, अगर आप एक नॉर्मल हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं, ये 2-4 कथाएं आपने पढ़ी होंगी, सुनी ज़रूर होंगी। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो राहु किधर था, क्या हुआ था, सबको पता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वहीं से इंटरेस्ट जगा एंड और ज़्यादा पढ़ने लगे। सो पहला सवाल तो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज मेनी पीपल दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, सो फॉर देम एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ मिथ, एक भ्रम है। कई लोग भरोसा ही नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बर्थ चार्ट्स बनवाए ही नहीं हैं, उनकी एजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सो फॉर देम, इफ इन अ लेमैन लैंग्वेज यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। देखिए, इसके 2 तरीके से मैं आंसर कर सकता हूँ अगर आप मेरे से पूछें। पहला है साइंटिफिक। साइंटिफिक इस तरीके से क्योंकि सिर्फ एक हम ही नहीं है पूरी दुनिया में, कि सिर्फ एक हिंदुस्तान में ही अलग तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं जो ज्योतिष बन रहे हैं और ज्योतिष में विश्वास रख रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी, ग्रीस में भी, एंशिएंट टर्की में इल्म उल नुजूम जिसे कहा जाता है, इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी, उनके ककूब होते हैं, उनके तरफ होते हैं, कल्ब होते हैं, ये सब होता है। एंड ग्रीक्स का अपना वर्जन है, चाइनीज़ का अपना वर्जन है, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब कॉमन अगर आपके एक इस तरीके से मैं इस बात को रख सकता हूँ कि जब फुल मून होता है तो जो सेलर्स होते हैं, जो ओशन में शिप्स लेकर के जाते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स लेकर के जाते हैं, वो अवॉइड करते हैं अपनी शिप्स ले जाना, क्योंकि वो ये बात जानते हैं, ये बात प्रूवन है कि जब चंद्र अपने पूर्ण रूप से अपना बल दिखाता है तो समुद्र की लहरें उठती हैं और वो डेंजरस हो सकता है। तो हम तो छोटे से इंसान हैं, हम तो एक छोटी सी पुतलियां हैं जिसके अंदर कुछ लीटर खून होता है। जब भी फुल मून का समय होता है, जानवरों को नींद मुश्किल से आती है, कुत्ते रात को ज्यादा रोते हैं। ये 2-4 पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लस जो एक अर्थ की एरिथमेटिक है, एक रोटेशनल स्पीड है, एक जिस मतलब रफ्तार से हम गर्दिश कर रहे हैं, जो अंश कला और विकला से हम रोटेट कर रहे हैं, जो हम भ्रमण कर रहे हैं, तो ये समझना सरासर बेवकूफ़ी होगी कि हमें इफेक्ट नहीं करेगा एज ह्यूमंस। तो जो फॉर एग्जांपल हिंदू एस्ट्रोलॉजी है या इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी है, या आप कह लो वेस्टर्न कल्चर में जो टैरो कार्ड रीडिंग या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है, तो इन सब में और जो ग्रह नक्षत्रों की बात होती है, क्या वो कॉमन है या इन सब में ग्रह नक्षत्र भी उनके नाम या वो डिफर करते हैं, उनके नंबर्स डिफर करते हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें नक्षत्रों की, नक्षत्र होता है कॉन्स्टेलेशन, 27 कॉन्स्टेलेशंस बताइए, उनके अपने अपने नाम हैं। अब इल्म उल नुजूम में भी जो इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी एग्जैक्ट 27 बताए गए हैं। सरफा, बल्दा, तरफ, कल, बहुत सारे अलग अलग हैं। एंड हाना बहुत हैं। एंड अगर हम हिंदू ज्योतिष की बात करें, जैसा आपने पूछा, तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, 27 नक्षत्र बताए गए हैं। सबसे पुराना अगर हम ट्रेस करें तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद उसमें थोड़ा सा मेंशन मिलता है कई मंडलों में कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, जो ग्रह हैं, हमें इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब अथर्ववेद लिखा गया था तो उसमें और डिटेल में बताया था। महर्षि भृगु ने, जैमिनी ने और महर्षि पराशर ने अपने अपने शतपथ, ऐतरीय, तैतरीय, अपने अपने ब्राह्मणों में, उपवेदों में इनका वर्णन किया था। अब आते हैं आपके टैरो कार्ड पे। टैरो कार्ड आपको इमीडिएट बताता है। अब मैं पर्सनली टैरो कार्ड को बकवास मानता हूँ, मतलब सडन जो चीजें होने वाली हैं। टैरो कार्ड आप ये मान सकते हैं ये यहाँ की कला है ही नहीं, इट्स एन अफ्रीकन आर्ट। जो अफ्रीकन्स थे वहां से ही निकला है टैरो कार्ड का कल्चर, और ये गोरों को बहुत पसंद आया था क्योंकि यूरोपियंस ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। सो दे फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कुछ कार्ड्स हैं, दे हैव सर्टेन मीनिंग्स अटैच्ड टू इट। एंड जो सेंट्रल अमेरिका, बहामास का रीजन है, बट इन माय ओपिनियन इट्स जस्ट अ कार्ड। आप कोई भी कार्ड पिक करते हो, दैट्स गार्बेज। लेकिन जब आप पैदा होते हो, वो समय क्या था, लग्न में कौन सी राशि थी, चंद्र अपने कौन से चरण पर था। सो हिंदू एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं कि बहुत सटीक है आपके हिसाब से?
टैरो जी कार्ड आपके अभी या कल का बता सकता है, वो भी विद बहुत इन अ वेग मंथ का बता बताएगा। सकता है, वेग जी बताएगा, श्योरिटी नहीं है बिल्कुल ना। इट बिल्कुल। डजंट डिपेंड ऑन कर्मास एनीथिंग एल्स। क्योंकि आप देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, चाहे वो नाड़ी ज्योतिष हो या फिर पराशरी ज्योतिष हो, भृगु की ज्योतिष हो, किसी भी सप्तऋषि की ज्योतिष हो, उसमें डिटेल होनी अति आवश्यक है कि आपकी तिथि कौन सी थी, पक्ष कौन सा था, वर्ष कौन सा था, समय क्या था। आज की डेट में हम एएम पीएम में टाइम कैलकुलेट करते हैं, उस समय पे घटी कितनी थी, मुहूर्त कौन सा था, अलग अलग मुहूर्त बैठते हैं एक दिन में, तो उससे हम कैलकुलेट करके फिर निकालते हैं कि जी हाँ, पंचांग के अनुसार आपकी लग्न राशि फलाना है और ऐसे ऐसे आपकी प्लानिटरी पोजीशंस है जो आपको इफेक्ट करेंगी। तो एक सवाल और, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हो चुका है जी। कि मेरी ही कुंडली मेरी मदर ने या मेरी फैमिली में किसी ने किसी को दिखाई, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ डिफरेंट बता रहे हैं, दूसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ डिफरेंट बता रहे हैं, तो ये व्हाई डू each and every astrologer predict something different about the same birth chart? Why does that happen? बहुत अच्छा और सवाल भरोसा है। किस पे करें? Because I get confused कि whom to trust. बिल्कुल, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास भी जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं वो बताते हैं कि हमें इस ज्योतिष ने बोला था हमारी ढैया चल रही है, हमारी साढ़े साती चल रही है, आपकी कैलकुलेशंस सटीक हैं लेकिन वो डिफरेंट हैं। देखिए, 7 मेन ऋषि हुए हैं हमारे वेदों में, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, भृगु, भार्गव, बहुत हुए हैं और ये बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत पहुंचे हुए थे ये। इन्होंने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस दी हैं, मूल सिद्धांत सबका एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैमिनी ज्योतिष में जैमिनी महर्षि जो थे, अथर्ववेद में उनका एक उवाच मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में मिलता है, वो राहु और केतु को ग्रह ही नहीं मानते। राहु और केतु जब हम, अच्छा, हाँ, राहु और केतु सेम हिंदू एस्ट्रोलॉजी सेम में एक जो है पद्धति वो मानती ही नहीं मानते ही है। नहीं है। अब अगर हम ओह। बात करें, इतनी अचंभे की बात है कि जब हम देखते हैं जैसे नाड़ी ज्योतिष को, नाड़ी ज्योतिष आपके थंबप्रिंट्स और आपकी जो नाड़ियां हैं, नाड़ी मतलब नसें, मूल 3 नाड़ियां, ईड, पिंगाल, सुषुम्न। नाड़ी ज्योतिष ये कहता है भाई, ऊपर वाले से जो तुम लिखवा करके लाए हो वो होगा, तुम्हारे कोई उपाय, कोई कर्म, कुछ नहीं हो सकता, तुम बंधे हुए हो किस्मत से। फिर तो इंसान, मतलब अगर किसी का कुछ प्रेडिक्शन बुरा हो गया तो वो तो हार्ट होपलेस हो जाएगा। जी, शाखा है, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा, वो अपनी जगह, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। ओके। बाकी सबकी अपनी अपनी है, मेरी अपनी एक गुरु पद्धति है जो कि मेरे पूर्वजों द्वारा मुझे हैंड ओवर की करी गई, एंड मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको आगे लोगों की मदद करता हूँ, उससे कोशिश रहती है कि मैं ऊपर वाले की मदद से पूरा ट्राई करूँ। हम ये नहीं कह रहे कि हम भगवान हैं, क्योंकि अगर ज्योतिष को सब कुछ पता होता, हम सब कुछ ही कर सकते, तो फिर हमने पहले क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है, हमने पहले क्यों नहीं बताया कि इतने सारे जो अनहोनियाँ होती हैं इस दुनिया में। लेकिन हाँ, ऊपर वाला है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसकी सटीकता वो मापी जा सकती है। ओके। अच्छा, कई बार मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को इस चीज़ में भिड़ते हुए भी देखा है, मतलब जेन्युइनली फाइट करते देखा है ओके। कि राहु केतु कभी भी किसी की भी कुंडली में एक ही घर में नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये बहुत सच अच्छा है सवाल या है। समथिंग इज ऑफ? देखिए, आपने, अधिकतर लोगों ने जो हिंदू परिवारों में पैदा हुए रामायण पढ़ी होगी, है कि नहीं? हाँ। अब रामायण में अगर हम बात करें तो एक ये कथन मिलता है कि जब दशानन रावण, राक्षस राज दशानन रावण, जब उनके पुत्र का जन्म हो रहा था इंद्रजीत का, तो 9 के 9 ग्रहों को आदेश दिया गया था कि एकादश भाव में बैठो, 11वें घर में बैठो। तो राहु केतु कैसे बैठ रहे हैं 11वें घर में? तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये होता है बट रेयर बहुत होता है। रेयर, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये छाया ग्रह हैं, दीज आर शैडोज, जो कि चंद्र की और सूर्य की जो किरण होती है उससे जो छाया क्रिएट होती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न लूनर नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें, पहले घर में राहु बैठ गया तो 7वें में केतु बैठेगा, एंड वाइस वर्सा, ऑपोजिट चलेंगे ये दोनों। और क्योंकि ये नॉर्दर्न और सदर्न लूनर नोड्स हैं, तो इस वजह से इनका मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। बट बहुत रेयर अक्रेंसेस होती हैं, अनइमेजिनेबल चीज़ें भी होती हैं, करोड़ों साल में एक बार हो सकता है ये, बट बहुत रेयर इंस्टेंस होता है। So you're saying it's rare. एक्सट्रीमली रेयर, नॉट ओनली रेयर, एक्सट्रीमली It's रेयर। not something impossible but कम होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्शियल और काफ़ी डराने वाला क्वेश्चन भी है लोगों को। हाँ जी। लोग शनि से बहुत डरते हैं, और क्या इस चीज़ में ये कितना मतलब ट्रू है? डज रियली सैटर्न पनिशेस पीपल? देखिए, शनि का आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको ये बताता है इस दुनिया में कि भाई सब कुछ फ्री नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ये पूरी दुनिया एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें फूल ही फूल हैं, हैप्पी एंडिंग, फेरी टेल, शनि कहता है भाई थम जा, ये गलत है। एक डार्क साइड भी है इस दुनिया में। एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, नथिंग इज फॉर फ्री। ये जो तुम बगीचा देख रहे हो जिसमें तुम दौड़ रहे हो खुली हवा में, यहाँ पे किसी ने मेहनत करके फूल लगाए हैं। सो शनि महाराज सिंपली ये कहते हैं कि किसी को भी कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। एग्जैक्टली तभी इसी वजह से okay. उनको कर्म फलदाता कहा गया है। जो बोगे सो पाओगे। ओके, सो अगर किसी के बर्थ चार्ट में शनि खराब है, दैट सिंपली मीन्स कि उसने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है कह सकते हैं, जिसकी क्योंकि वजह से उसका खराब है। कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज शनि इज द यू कैन से स्लोएस्ट प्लैनेट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर किसी का पास्ट लाइफ में किसी ने खराब कर्म किए हैं एंड वो इंसान ने उस शरीर को त्याग दिया है, मतलब दैट पर्सन in his or her past life has already died, he got another body in next birth. So now how does the nature of a person from past life carries over to the next life कि इस जन्म में शनि खराब तो है, दंड तो दे रहे हैं, बट उस इंसान का बिहेवियर भी नहीं चेंज हो रहा है। वो मतलब बिहेवियर में ही पोर्ट्रे कर दे रहा है कि उसके शनि खराब है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसा लोगों को कि सर्वेंट्स के साथ वो कुछ भी हो जाए, अपने सर्वेंट्स को कितना भी ना डांटें, ना चिल्लाएं, नहीं भी गाली गलौज करते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ, फिर भी उनके सर्वेंट्स उनसे खुश नहीं हैं। द रीज़न बीइंग कि वो अपने सर्वेंट्स को ये फील करा देते हैं कि सर्वेंट्स उनके सर्वेंट्स हैं, वो एक इंसान नहीं, उनके घर में दे आर जस्ट देयर सर्वेंट्स। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि पिछले जन्म का हम कैसे पता करते हैं। जब भी किसी का बर्थ चार्ट आता है हमारे पास, तो उसमें हम राहु केतु की पोजीशन देखते हैं। केतु वो एरिया है जहाँ पे पिछले जन्म में जातक ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है और वहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से केतु वहाँ इस जन्म में त्यागने को बोल रहा है उस चीज़ को। एंड वाइस वर्सा। अच्छे थे नहीं, अच्छे बुरे नहीं, अब वो भाव पे डिपेंड करता है, राशि पे डिपेंड करता है, लग्न राशि पे डिपेंड करता है, लग्नेश पे डिपेंड करता है, नक्षत्र, बहुत चीजें हैं इसमें। मोटा मोटा ये है कि जिस भी भाव में केतु बैठेगा, ये वो भाव है जहां पर आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा आपकी भूख थी, आपकी ड्राइव थी, पागलपन था, और इस जन्म में जहां भी जिस भी भाव में केतु बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अगर केतु आपका बैठ चुका है 7वें घर में, तो यहाँ पर इसका सीधा मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में अपनी मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप्स में, अगर आप बिजनेस करते थे, अपने काम में, अपनी सेक्सुअल लाइफ में, अपने वाइफ के साथ आपने बहुत ओवरली टाइम स्पेंड किया है। ओके। एंड उसको लेकर के आपकी भूख भी ज़्यादा थी, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाए हैं, वहाँ पे अब केतु बैठा हुआ है, तो आपको वो चीज़ त्यागने को बोल रहा है। गृहस्थ जीवन से, स्पेशली स्पाउस की तरफ से आपको ये कहता है कि भाई अब इसको त्याग दो। मतलब केतु जिस भाव में बैठा है वो उस चीज को त्यागने के लिए इंस्पायर करता है। बिल्कुल, और इसमें पिछले जन्म का राज भी छुपा हुआ है। अच्छा। अब शनि की जहां तक हम बात कर रहे थे, शनि क्योंकि कर्म फल दाता है, क्योंकि न्याय के देवता है, न्याय की स्थापना करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु। अब हम देखते हैं कि बाकी जितने भी 9 के 9 प्लैनेट्स हैं वो अपना अपना बायस रखते हैं। उन्होंने या तो शुक्राचार्य की साइड पिक कर रखी है या फिर बृहस्पति की साइड पिक कर रखी है। जैसे कि सूर्य, ग्रहों के राजा, वो बृहस्पति के साइड है, शुक्र के साइड नहीं है, शुक्र को दुश्मन मानते हैं वो। तो ऐसे में शनि बीच में आता है। शनि गुरु का भी गुरु है, वो बोलेगा कि होल्ड डाउन, मैं हूं यहाँ पे, मैं बताता हूं न्याय कैसे होगा। देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सबको एक तराजू पे शनि तोल देता है। जो करोगे वो पाओगे। शनि की दृष्टि इतनी खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कई एस्ट्रोलॉजर्स को और कई लोगों को मैंने कहते सुना कि शनि जो है 2025 में पाइसेस में एंटर कर रहे हैं। जी। तो ये क्या इफेक्ट लाएगा लोगों की लाइफ में? फॉर इन 2 एस्पेक्ट्स,
एक जिन के शनि खराब है, दूसरे जिन के अच्छे हैं, दोनों के लिए ही क्या इफेक्ट है? समझिए, मान लेते हैं किसी के शनि खराब है, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे ही बिल्टअप हो। ये डिपेंड करेगा उसकी लग्न राशि क्या है, असेंडेंट जोडियक क्या है, पहले घर में नंबर क्या लिखा है, वो असेंडेंट जोडियक हुआ। और उस जोडियक का जो मालिक है, जो उसके लग्नेश हैं, उसके स्वामी ग्रह, उनकी पोजीशन क्या है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली शनि कैसा रिजल्ट देगा। बट ओवरऑल इन जनरल अगर सभी की बात करें तो शनि अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है फिलहाल। अच्छा। मीन राशि में शनि बहुत अच्छे से बैठता है। बट लेट मी रिमाइंड यू, अब जैसे बृहस्पति हैं, बृहस्पति अगर उच्च की राशि में बैठ गए, मान लेते हैं कि बृहस्पति बैठ गए धनु में बैठ गए, ठीक है, धनु में बैठ गए, मकर में अच्छे बैठते हैं बृहस्पति, और जो बृहस्पति की अन्य राशियां, मीन में भी बृहस्पति अच्छे बैठते हैं, कर्क में, सिंह में, तो ऐसे में बृहस्पति खुला देंगे कि ले प्रॉपर्टी, ले पैसा, ले शोहरत, ले फेम, ले समाज में इज्जत, ले सोना, ले गोल्ड, जो लेना है तू ले, मैं दे रहा हूं तेरे को। शनि क्या करेगा, देगा तो सही लेकिन साथ में तुम्हें सबक भी देगा। सबक के साथ वो कुछ फ्री में नहीं देता। अगर हम ये सोचे शनि उच्च की राशि में बैठा है, मैं एफर्ट ना डालूं तो शनि मुझे कुछ दे देगा। शनि को आलस से बहुत सख्त चिढ़ है। जो लोग आलस करते हैं और अपने काम में व्यस्त नहीं रहते, उससे शनि को प्रॉब्लम है। शनि का बेसिक रूल ये है कि भाई कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिनके खराब हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, और जिनके अच्छे हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी भी है। क्योंकि शनि अगर उच्च का बैठा है तो वो अपने अच्छे बुरे रिजल्ट्स दोनों तुरंत देगा। अगर मान लेते हैं जैसे 2.5 साल बाद मेष राशि में शनि चले जाएंगे, मान लेते हैं ऐसा ही होने वाला है, जो क्रम है राशियों का इसी प्रकार है। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। अब शनि किसी के भी कैसे हों, अधिकतर लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल का टाइम होगा, अलगाव का समय होगा, संघर्ष का होगा, फाइनेंशियल लॉस, पैरों में दर्द। शनि के जो कॉमन नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, घर में आग लग जाना, बर्न्स हो जाना, स्किन जल जाना, स्किन की कोई ना कोई समस्या होना, आलस आना, कलह कलेश होना, घर वालों से दूर हो जाना, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाना, आलसी हो जाना, काम को टालते रहना, ये चीज़ें नेगेटिव रिजल्ट्स हैं जो शनि प्रदान करते हैं। और इन्हीं चीज़ों से शनि को सख्त नफरत है, असत्य से और झूठ से। अच्छा, किसी का बर्थ चार्ट ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो इंसान स्पिरिचुअल होगा अपनी लाइफ में, भगवान की तरफ कोई झुकाव होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल। और ये भी कि बिल्कुल ही झुकाव ना हो? जी बिल्कुल। एक हम बात करते हैं धार्मिक होने की, एक हम बात करते हैं आध्यात्मिक होने की। दोनों में अंतर है, कनेक्टेड हैं लेकिन बोथ आर सेपरेट थिंग। स्पिरिचुअलिटी इज वन थिंग, रिलीजन इज अनदर थिंग। रिचुअल करना, आरती घुमाना, अगरबत्ती घुमाना, मंदिर जाना, ये सब करना। एक होते हैं कई लोग जो मेडिटेट करते हैं, दान करते हैं, ये सब करते हैं, दैट इज वन थिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई इंसान धार्मिक है यानी बृहस्पति की पोजीशन, यानी कि जुपिटर की पोजीशन बर्थ चार्ट में कहाँ है, किस राशि के साथ है। एंड सेम इज विद केतु। अगर बृहस्पति और केतु साथ बैठ गए तो दोनों का ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह, हालांकि राहु का एक समय स्वर भानु जो एक राक्षस थे, राहु केतु उसी का एक पार्ट था, लेकिन जब सर धड़ से अलग हुआ था तो केतु के पास अपनी बुद्धि तो है नहीं, केवल धड़ है, शरीर है, सर तो है नहीं जिससे वो सोच पाए। तो चुपके से देवता उसे अपने पास ले आए थे कि भाई तू इधर आ जा, क्योंकि उसमें बल भी राहु जितना, वो संकल्प, वो मेहनत, वो डेडिकेशन, वो परसेवरेंस राहु वाली है उसके पास, शरीर वही है, खून वही दौड़ रहा है, बस उसको देवताओं ने अपने अनुसार चैनलाइज कर दिया। बुद्धि नहीं है केतु के पास। बुद्धि नहीं है केतु के पास। That's it. जी। The energies, the powers are the same. Powers are the same and the devas, उन्होंने अपने पास जो है केतु को रख लिया और अपने हिसाब से ट्रेन और टेम किया। अच्छा, कई लोग हैं जो अपने बर्थ चार्ट को बड़ा छुपाते हैं सबसे, स्पेशली द सेलिब्रिटीज। ये मतलब फेक करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि काफी जो छुपाना भी चाहिए। काफी बड़े बड़े लोग हैं वो तांत्रिकों के डर से छुपाते हैं, छुपाना भी चाहिए कि अगर ये अपना बर्थ चार्ट बताएंगे तो कोई अगर किसी का बर्थ चार्ट ही सिर्फ जान रहा है तो उससे भी तंत्र कर सकता है। जी बिल्कुल
बिल्कुल कर सकता है, और जो छुपा रहे हैं बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत भारी बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर वो अपना बर्थ चार्ट बता देंगे। ऑलरेडी वो पब्लिक लाइफ में है। इतने बड़े लोगों से अब दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, कौन उनसे चिढ़ने वाला है, कौन क्या कर रहा है, हर किसी के पास इन चीज़ों का एक्सेस है। छोटे छोटे टोटकों से कोई कितना नुकसान कर सकता है हमें अंदाज़ा तक नहीं है। यहाँ तक कि क्योंकि मूल रूप से अगर हमें ये देखना है किसी के ऊपर तंत्र हो सकता है नहीं हो सकता है, हम अष्टम भाव को डायसेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो राशि है उसके स्वामी को देखते हैं वो किधर बैठा है, नीच का है तो बहुत आसान हो जाता है। मूल रूप से अगर हम चंद्र को देखें, चंद्र जिसका कमजोर होगा उस पर बहुत तुरंत असर करेगा तंत्र, बहुत अच्छा, तुरंत तो उसको। मतलब इस चंद्र पे बहुत डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, अगर चंद्र खराब हुए तो आप पे बहुत इजी है करना, बहुत ईजी। चंद्र अगर मजबूत हुए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा करने से या शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्र भी ठीक होते हैं, तो इसका मतलब जो शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करता है उसके ऊपर शायद तंत्र ना असर करे या कम असर करे, ऐसा भी कुछ होता जी है? देखिए, आप तो शिव की पूजा कर रहे हैं, मैंने मान लिया। आप इस लोक में, मृत्यु लोक में, इस डायमेंशन में शिव की पूजा कर रहे हैं अपने रूप से। कोई सिर्फ ध्यान लगाता है, कोई नाम लेता है, अपने अपने तरीके से लोग पूजा करते हैं पूजा पद्धति अनुसार। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जिसने आपकी किस्मत लिख के भेजी है वो भी शिव ही है। उसी ने किस्मत लिख के भेजी और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा है, उसने लिखा है। मान लेते हैं कि अगर किसी के जैसे चंद्र खराब है, चंद्र के ऊपर किसी छाया ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मान लेते हैं किसी एक भाव में शनि चंद्र साथ बैठ गए, ग्रहण योग लग गया, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी फील हो जाता है। दूसरी चीज होती है मंगल। They can sense things easily. बिल्कुल, सेंस थिंग्स उनको बहुत जल्दी महसूस हो जाएगा कि भाई यहाँ कुछ ऑफ है, मेरे ऊपर किसी का साया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है, कुछ है जो मुझे ऑफ लग रहा है। दूसरी चीज होती है, तो अगर किसी को पहले से चंद्र पता होगा कि उसके खराब हैं, हाँ जी, तो वो तो आपकी बातें सुन के डर जाएगा। जी अब डरे ना डरे उनके ऊपर है। और पैरानॉइड, व्हाट आई थिंक, जिनके चंद्र खराब होते हैं वो पैरानॉइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। अरे आप ये देखिए, बस उन्हें कोई इतना बता दे कि यहाँ पे कोई एंटिटी है, कुछ ऐसा है, वो तुरंत पैरानॉइड हो जाएंगे। चंद्र आप पे असर करता है मेन ज्योतिष के अनुसार बुद्धि पे, माइंड की स्टेबिलिटी, पीस, कंटेंट, खुश रहना, सुखी रहना। लेकिन जो एंटिटी अगर तांत्रिक वे से भेजी जाती है तो वो खून को भांपती है, खून का भार देखती है, बहाव देखती है और उसको सूंघती है। तो जिसके दूसरे पॉइंट पे मैं बताना चाह रहा हूँ, मंगल खराब है, मतलब रक्त दोष है। मंगल रक्त पे रूल करता है, रक्त दोष है, रक्त विचार खराब है, उस पर तुरंत यूं असर करता है फिर तंत्र। इस वजह से क्योंकि जिसका खून भारी होगा, मंगल अच्छा है, आप समझ रहे हैं बात को, खून का बहाव हुष्ट पुष्ट है, अच्छा है, तो उसको शमशान में बिठा दो, उसे भूत नहीं दिखेगा। अगर किसी इंसान पे ऑलरेडी कुछ हो रखा है, कोई तंत्र हो रखा है या नहीं भी किया किसी ने, तो पीपल यूजुअली कम अक्रॉस फ्यू बैड एंटिटीज व्हाइल पासिंग थ्रू देयर offices or workplaces or going somewhere on the roads or on the crossroads. So पता कैसे चले कि वो अफेक्टेड इंसान है, डिटेक्ट कैसे करे? और वो इंसान खुद अगर इफेक्टेड है तो वो इंसान खुद कैसे पता करे? जी देखिए, खुद पता करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है until and unless आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप मंदिर जाते, रिलीजन का काम करते हैं, लेकिन आपसे मौन नहीं बैठा जाता, आप ध्यान नहीं लगा सकते, माला जाप नहीं करते, योग नहीं करते, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि आपके साथ कुछ गलत फिर है। तो सोचेगा ही नहीं ना इंसान, सोचेगा फिर इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके कुछ लक्षण जो कॉमन देखने को मिलते हैं कि कोई पोजेस हो रखा है, किसी पे तंत्र हो रखा है, सडनली भूख लग जाना, अब नॉर्मली खाना शुरू कर देना या ना खाना, बदबू से पसंद होना, मतलब अपना कोई इंसान है मतलब फ्रेग्रेंस पसंद ही ना हो, पसंद ही नहीं है। पसंद की ऐसी बात नहीं कि कई लोग होते हैं जो फ्रेग्रेंस से एलर्जिक होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो बचपन से हो गया ना, बचपन से हो गया, एलर्जिक होते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड। एग्जैक्टली, छींक आना खुशबू से। लेकिन अगर उसे बदबू पसंद आ रही है, बदबू के बीच रहना अच्छा लग रहा है, होता है जी, ये हंसने की बात नहीं है, सच में होता ही है। एकदम से बॉडी में शिवरिंग होना, सडनली रोंगटे खड़े हो जाना, आप कहीं ऐसा जा नहीं रहे, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी आपके शरीर पे ब्रूजेस पड़ रहे हैं, तो सडनली आपको अपने शरीर में ऐसा फील होता है कि कुछ आपको हर्ट कर रहा है, पियर्सिंग वाली फीलिंग, या फिर कोई ऐसी कि आपको कोई इंजरी हो रही है, आंखें भारी हो जाना,
बार बार लगातार फटीग ही फील करना, बीपी लो या हाई अचानक होना, ये कुछ लक्षण हैं जो तंत्र की तरफ वो इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर कोई बाकायदा मान लेते हैं किसी आत्मा से पोजेस हो जाता है तो वो तो ऑटोमेटिकली वैसे लक्षण दिखाएगा ही, अजीब अजीब से, जैसे नहाना धोना छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना। गर्मी के मौसम में कई इंसान मैंने ऐसे देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी के मौसम में 3 स्वेटर पहन के बैठे, 3 स्वेटर, आज चादर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, ठंड लग रही है उसको। क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, आप बताइए? 40-50 डिग्री गर्मी में। मेरे जैसा कोई इंसान देखे ऐसे इंसान को तो वी वुड आइडेंटिफाई दैट पर्सन एज एन इनसेन, मेंटली अनस्टेबल। इनसेन छोड़िए, ऐसी ऐसी आपको बातें बताएंगे बाहर के बारे में, अपने बारे में, पिछले जन्म के बारे में, ऐसा है वैसा है, ये कुछ लक्षण होते हैं। सो आपके हिसाब से ऐसी क्या कोई योगिक प्रैक्टिस या ऐसी कोई रोज की जो हम रिचुअल्स करते हैं ऐसा है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें नॉर्मली, कि कोई ना कर पाए? मैं सभी को ये बोलता हूँ, सबसे इजी जो मतलब एक जो इंसान पूजा पाठ नहीं भी करता वो फॉलो कर सकता हो। जी मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे पहले तो भैरव की उपासना करो। लेकिन ये हर भैरव की किसी के पूजा लिए तो करो। नहीं अच्छी है, क्यों नहीं है? बिकॉज हर कोई उसमें। अब मैं आपसे एक और सवाल से पूछती हूँ। जी मैं आपको एक बार पहले आंसर कर देता हूँ, देन यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस रैपिडली। पहली बात ये कि जो भैरव हैं, भैरव एक नहीं है। आज की डेट में भैरव का नाम सुनते ही काल भैरव, बटुक भैरव, क्योंकि हर पॉडकास्ट में इन्हीं के बारे में चर्चा होती है। अष्ट भैरव हैं, असितांग, चंड, रुड़, उन्मुक्त, संहार, भीषण, कपाल, क्रोध, काल। ये टाइप हैं भैरव के और ये एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। अगर आप भैरव की उपासना नहीं कर पाते तो हर इंसान को अपने घर में मदार का पौधा लगाना चाहिए। बेल पत्ती हमेशा घर में रहनी चाहिए, फ्रेश बेल पत्ती हमेशा रहनी चाहिए। पर बेल पत्ती फ्रेश कैसे रहेगी किसी घर में? जिस दिन मान लेते हैं कि बेल पत्ती फ्रेश नहीं है, आप उसे चेंज करके नहीं ले आइए। बट अगर नीम नहीं के ला पानी पाया से इंसान, देन व्हाट? तो आप इसके और भी उपाय, जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं तो सफेद मदार का पौधा, हाँ वो तो पॉसिबल है। वो भी नहीं, मान लेते हैं मदार भी उतना अवेलेबल नहीं है इंडिया के हर रीजन में। नीम थ्रू एंड थ्रू हर जगह अवेलेबल होती है। जब भी स्नान करें तो आप एक काम करें, पतीला होता है उसमें नीम की पत्तियां डालें, नीम की पत्तियां डाल करके उसे उबालें। उबालने के बाद उसका जो पानी रहेगा उसको थोड़ी देर आप रखे रहने दें ताकि वो नीम का जो एसेंस है वो पानी सोख ले। फिर उस पानी को आप छानें और उस पानी से आप स्नान करें। ये जो भी इंसान 1 महीने तक करता है, बुरे से बुरा मतलब सबसे गंदे से गंदा तंत्र भी उसका कट जाएगा। वो भी नहीं तो लोबान होती है, लोबान के ऊपर आप थोड़ा सा, जैसे काली नमक, आप थोड़ा सा काली मिर्च, सरसों जलाएं और इसकी धुनी घर में दें, जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं। एक बहुत ऐसा ये एक तांत्रिक उपाय है जो कि अघोर विद्या में पाया जाता है, जिसमें कि गधा जो होता है, गधा और कुत्ता, इनकी विष्ठ यानी कि इनका जो मल होता है, इसको इकट्ठा करना, कबूतर की बीट को इकट्ठा करना और इनके मूत्र को समभाग में लेकर के भी अगर लोबान के साथ जलाया जाए तो ये बात मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, ब्रह्म राक्षस तक भाग सकता है। पर ब्रह्म राक्षस को तो भगाना पॉसिबल है नहीं, एज फार एज आई नो, बिकॉज माई व्हाट माई ग्रैंडफादर और माई ग्रेट ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि ये एक लौती ऐसी एंटिटी है जिससे आप फाइट नहीं कर सकते जी, बाय एनी मीन्स, यू कांट फाइट इट। समझिए आप कि ब्रह्म राक्षस है, आप एक बार उसका नाम देखिए, ब्रह्म राक्षस। एक ऐसा ब्राह्मण जो कि वेदों का पठन करता था, जनेऊ पहन रखा था, उसका देहांत हो गया, वो मर गया। अब उसकी आत्मा शांत है, वो रक्त मांग रही है, खून मांग रही है और उसके पास मायावी शक्तियां भी हैं, सिद्धियां भी हैं। एक ऐसी आत्मा जिसके पास सिद्धियां हैं और उच्च कोटि की सिद्धियां हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, वो सिद्धियां पाने के लिए भी उसके आगे तो झुकना पड़ेगा, वो है। और ये विज्ञान भैरव तंत्र, कश्मीरी कौलव तंत्र में भी उपाय मिलते हैं। ये आप एक बात बताइए, ये काले गधे की मल ढूंढना और फिर कुत्ते की मल लेना, बिल्ली की मल लेना, कबूतर की विष्ठा लेना, बीट लेना, इनका मूत्र इकट्ठा करना, लोबान के साथ जलाना,
इतना ही आसान है क्या? ढूंढिए आप काला गधा, कहाँ ढूंढेंगे आप? हर किसी के लिए सरल भी नहीं है। लेकिन अगर ये उपाय, बाय द वे इनकी भी मुहूर्त होते हैं, ये हर दिन उपाय भी नहीं कर सकते। ये जो ब्रह्म राक्षस वाला मैंने आपको बताया, पंचमी या सप्तमी को ही होता है ये उपाय, और या तो बुधवार का होगा, बृहस्पतिवार को होगा, कृष्ण पक्ष में काम करेगा नहीं। तो आप ये देखिए कि कितना ये लाइन में बैठना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे महादेव को भी जब त्रिपुरासुर को मारना था तो आरद्रा नक्षत्र में वो तीर भेदना पड़ा था, और वो कई कोटि वर्षों में एक ऐसी तिथि बैठी थी उस नक्षत्र में कि तब जा करके वो तीर भेद पाता। सब उसके कलाम से चल रहा है, सब ऊपर वाला जो बैठा है, जो एक शक्ति है वो है, सब उसके बल पे ही चल रहा है। वही शक्ति है जो राक्षसों को भी उसका बल दे रही है, देवताओं को भी उसका बल दे रही है। इंसान, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, पिशाच सभी उसके अधीन है। ये बात है बस। सो वन मोर क्वेश्चन, लाइक जिस शहर से मैं आती हूँ वहाँ पर मैंने बचपन से आई हैव केम अक्रॉस थ्रू साधुज, अघोरीज, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ हैविंग दैट इंटेंसिटी कि ये बात इतनी सच है कैसे, क्योंकि मुझे तो बचपन में लगता था कि ये प्लास्टिक का है कुछ और ये यूज़ कर रहे हैं। सो आई हैव सीन अघोरीज और साधुज यूजिंग ह्यूमन स्कल। तो उसमें वो कुछ अघोरी या साधु पानी पीते हैं, कुछ खाना खाते हैं। सो बचपन में माय ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी नहीं असली है, दिस इज़ नॉट फेक। सो इसके बारे में क्या है? क्या ह्यूमन स्कल्स या ह्यूमन स्केलेटन्स आर स्टिल इन यूज फॉर तंत्र? जी, अगर हम बात करें अघोरियों की, अघोर पंथ जो है बहुत प्राचीन है, प्री वैदिक टाइम से। मतलब जब संस्कृत भाषा इन्वेंट भी नहीं हुई थी ना, जो इतनी प्राचीन भाषा है, उससे भी पहले की ये विद्या है, तब से प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अब जब हम किसी शव को देखते हैं, कोई मर चुका है, जिसका देहांत हो चुका है, उसका जो स्कल है, उसके बॉडीली रिमेन्स हैं, खासकर की हड्डियाँ, जैसे कि कई क्रियाओं में, आप तो स्कल की बात कर रहे हैं, राइट या लेफ्ट झांग जो होती है, अगर किसी शव की निकाल के ले आए और उसको चॉप करें 108 पीसेस में, और नसों की माला, जो नसें होती ह्यूमन नर्व्स, उसमें माला बना करके उसका माला जाप किया जाए, तो बहुत खतरनाक सिद्धियां होती हैं ये। तो मतलब लोग अभी भी यूज करते हैं? जी, आप समझ नहीं सकते। आपको लग रहा है कि ये, कई लोग कहते हैं अंधविश्वास है, देहाती चीज़ें हैं, रूरल इंडिया में होता है। जी, आप, इतनी बड़े बड़े परिवार हैं इस देश में, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये सब करवाते हैं। जब स्कल की आप बात करते हैं तो जो खप्पर होता है, जो कपाल होता है, जिसका भी एक अघोरी कपाल रखता है, वो अघोरी का दास है, वो आत्मा उसकी दास है। वो कुछ भी करवा सकता है उससे, उसमें बना करके खाना खाता है। एक प्रकार से अगर हम देखें, विज्ञान भैरव तंत्र में इसका वर्णन मिलता है कि उसमें जो खाना खाया जा रहा है ना, वो उससे अघोरी सिर्फ अपनी प्यास या भूख नहीं बुझा रहा, जिसका खप्पर है उसको भी वो भोग लग रहा है। अब कई लोग बोलेंगे अंधविश्वास है, ये कैसे हो सकता है, वहां तक कैसे पहुंच गया, उसकी तो आत्मा शरीर छोड़ गई। हमारे को जैसे मान लेते हैं, ये माइक है जो हम सबके समक्ष सामने रखा हुआ है, ये 3 डायमेंशनल है, इसका वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ है। साइंस इसका प्रमाण देता है कि अनलिमिटेड डायमेंशंस हैं। हमारा दिमाग इंसानों का इतना छोटा है कि हम 3 से बाहर डायमेंशंस कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। 5th डायमेंशन और 4th डायमेंशन तक इंसानों को छोड़ो, साइंटिस्टों के तक समझ में नहीं आया। तो जो मान लेते हैं अगर कोई 15th डायमेंशन होगा, वहां पे कोई पोर्टल है, या फिर वहां हम कोई एक्शन करते हैं कि वहां पे रिएक्शन हो जाए उस डायमेंशन में, हमें क्या पता। ऐसे तंत्र काम करता है, पोर्टल्स खोलता है यंत्रों के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ज्योमेट्रिक शेप्स के थ्रू। हमारे कंठ से जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसमें जो बीज मंत्र होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस के जरिए जो असर होता है, चाहे वो शाबर, तांत्रिक, वैदिक, कैसा भी दक्षिणाचार, वामाचार तंत्र हो, ऐसे असर करता है। ओके, हाँ जी। सो एक सवाल और, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे भी पिछले जन्म हुए होंगे जी। तो अगर मेरे पिछले जन्मों में जो मेरा पिछले जन्म का शव रहा होगा, अगर कोई अघोरी या तांत्रिक अभी, मतलब मैं अभी इंसान अभी हूँ, मेरा दूसरा जन्म हो चुका है, वो मेरे पिछले जन्म का अगर कोई खप्पड़ या कुछ यूज कर रहा हो, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट करेगा?
तो क्यों लोगों के सडन मूड चेंजेस और मूड स्विंग्स नहीं होते? ओहो हो, तो इससे कैसे बचा जाए? जिससे बचने का उपाय केवल और केवल यही है कि सबसे पहले आप अपने आसपास लोबान जलाएं, हवन करें, यज्ञ करें, अग्नि का प्रेजेंट होना, क्योंकि ऋग्वेद के अग्नि सूत्र में लिखा हुआ है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्सम देवमृत्युजम होतारम रत्नदातम। अब ये अग्नि जो है बहुत पावरफुल चीज है। इट डज नॉट ओनली सिग्निफाई बर्निंग, इट सिग्निफाइज अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। अग्नि जो होती है प्रकाश का प्रतीक है, लाइट का, डार्कनेस को रिमूव करने का, इल्यूमिनेशन का। एक बहुत गहरा मीनिंग है इसके पीछे। तो ऐसे भी ये हम पे असर करता है। एक और चीज, लाइक आजकल क्रिस्टल्स बहुत फेमस हो रहे हैं, पीपल आर जी। वेरी फ्रीक्वेंटली यूजिंग क्रिस्टल्स फॉर वेरियस थेरेपीज। सो एक क्रिस्टल मैंने भी पहना हुआ था बट अभी उतार दिया है मैंने। सो 2 years बैक आई गॉट टू नो अबाउट ब्लैक टूरमलीन। हाँ जी। सो ऐसा कोई क्रिस्टल या जेमस्टोन होता है जिससे कि आप ब्लैक मैजिक से बच सकते हो? जी नहीं, इससे रिलेटेड क्योंकि देखिए, जो मैंने जो जान के पहना था वो यही था, जो जहां मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा उसका यही था कि यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ब्लैक मैजिक इफ यू वेयर दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल। जी देखिए होता कुछ ऐसा है कि जब तक हम उसे जागृत नहीं करते, अब कोई भी मूर्ति पत्थर की जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तांत्रिक मंत्र अनुसार, जो भूतलिपि है, भूतलिपि कई लोग जानते हैं कई लोग नहीं जानते, जो अपने आप को तांत्रिक घोषित करते हैं, जरा भूतलिपि सुनाए तो पता लगता है कि हाँ इन्हें वाकई तंत्र आता भी है या नहीं। ऐसे कुछ मंत्र होते हैं जिनसे इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जाता है, मुद्राएं दिखा करके, त्राटक करके, और जैसे कि आसन बांध के, न्यास करके। ये बहुत एक जटिल क्रिया होती है। अगर हम, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अपना असर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी को इसके पूर्ण रूप से इफेक्ट देखने होते हैं, जैसे कि आपने ब्लैक टूरमलीन की बात करी, तो उसको चार्ज करना अति आवश्यक होता है, खास करके पूर्णमासी की रात, फुल मून नाइट में होता है। जब जहाँ तक हम वेदों की बात करें या फिर तांत्रिक शास्त्रों की बात करें, तो उनमें जेमस्टोन्स का वर्णन थोड़ा कम आता है। कुछ जेमस्टोन्स का आता है या फिर कुछ क्रिस्टल्स का वर्णन आता है। तो फिर भी ये इसी प्रकार से असर करते हैं। एक स्पेसिफिक मुहूर्त में कुछ मंत्र चांट करके, कुछ मुद्राएं बना के, एक योगिक आसन करके, हठ योगा करके, फिर उन्हें अभिमंत्रित किया जाता है, उनमें जान भरी जाती है। तो आजकल तो इतना कॉमर्शलाइजेशन है क्रिस्टल्स का कि लोग तो खरीदते हैं और खरीद करके तुरंत पहन लेते हैं। कई बार मेरे से भी लोगों ने पूछा कि ये हम क्या खरीद के पहन सकते हैं? आई ऑलवेज टेल देम कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। फॉर मी इट टर्न्ड आउट टू बी ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, दैट इज व्हाई आई टुक इट ऑफ। प्लस मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिस्टल कहीं से आ रहा है, वो किसी इंसान के हाथ से होके आ रहा होगा, उसकी एनर्जीज भी आ रही होंगी। वो तो है ही, तभी हम कह रहे हैं कि उसकी शुद्धि करना, उसको अभिमंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं अगर हम बात करें क्रिस्टल की टर्कोइस, जिसे कि फिरोजा कहा गया। अब मान लेते हैं हमने किसी का बर्थ चार्ट देखा नहीं, किसी को फिरोजा पसंद आ गया, चलो मैं फिरोजा पहनूंगा, सलमान खान भी पहनता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी पहनना है। आई एम श्योर कई लोग करते भी हैं, करते, अधिकतर लोग करते हैं। अब उसके लग्नेश महाराज के निकले मंगल या फिर कोई ऐसा ग्रह निकल गया, बृहस्पति निकल गए। अब ऐसे में फिरोजा क्योंकि एक रॉ पत्थर है, यहाँ तक कि इस्लाम में कहा गया है हकीक और सुलेमान हकीक और जो फिरोजा है ये जिंदा पत्थर बताए गए हैं, लाइव बताए गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम हेजोनाइट ऑल्सो, हेजोनाइट भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया उपल के साथ, बिकॉज दे आर लाइव स्टोन्स। एंड हजरत अली अलैहिस्सलाम ऑल्सो यूज्ड टू वेयर दी स्टोन्स। अब जब हम बात करते हैं तो किसी ने अपना बर्थ चार्ट दिखवाया नहीं, अपनी कुंडली देखी नहीं, दशाएं देखी नहीं, कि चलो मान लेते हैं उसके लग्नेश के साथ पत्थर मैच कर रहा है, उसने दशा नहीं देखी और पहन लिया, इट विल डू मोर हार्म देन गुड। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। अब ये जो रैंडमली कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि भाई चलो आपको राजनीति करनी है, पॉलिटिशियंस को आप पुखराज पहन लो, आप माता बगलामुखी की पूजा करो। अरे भाई उसकी ज़रा कुंडली देखो, मान लेते हैं उसको इसमें सक्सेस मिल जाएगा उसके करियर में, मर गया फिर। मान लेते हैं कि किसी के जुपिटर बहुत अच्छे हैं,
लेकिन उसके लग्नेश वीनस हैं या मर्क्यूरी यानी कि शुक्र या बुध है, उसने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे उसके बृहस्पति और प्रबल हो रहे हैं, क्या फायदा? उसकी जान पे बात आ जाएगी, उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी, करियर तो बहुत अच्छा चलेगा, पैसा तो आएगा, लेकिन क्या फायदा? सेहत नहीं साथ देगी, सब चला जाएगा। ये भी चीजें होती हैं, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ ये हमें समझना चाहिए। ओके, सो अभी क्या कहते हैं, जो नक्षत्र चल रहे हैं, जैसे कह रहे हैं लोग कि काफ़ी बुरे चल रहे हैं, ठीक, ग्रह नक्षत्र की पोजीशंस अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बर्थ चार्ट, अगर हम हर एक इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट असाइड रख दें, ठीक है, तो क्या ग्रह नक्षत्र या कोई कॉन्स्टलेशन कलेक्टिवली पूरे ह्यूमन रेस को या लिविंग बीइंग्स को इफेक्ट इस वे में करता है कि उनको बुरे सपने आने लग जाएं या उनके साथ अच्छा या बुरा होने लग जाए? कुछ दिनों में अभी जब फिलहाल अगर हम बात करें 20 अप्रैल है आज 2025, 1-2 दिन बाद चंद्र मकर राशि में चले जाएंगे, आधे से ज्यादा लोगों को नींद सही से नहीं आएगी। कृष्ण पक्ष वैसे ही चल रहा है, डार्क एनर्जीज और ऊपर उठेंगी, लोगों को टाइम से सोने में प्रॉब्लम होगी, खांसी, बलगम, छाती की दिक्कत होगी, जबकि पीक है गर्मियों का, फिर भी लोगों को चेस्ट कंजेशन बनेगा। अच्छा, मेंटल पीस नहीं रहेगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं और मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जैसे कोविड आया था, इस 1-2 साल के अंदर इस पूरे विश्व में एक महामारी अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठ चुके हैं। बुखार, कलह, कलेश आपकी ओवरऑल लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगा वो देखने को मिल रहा है। शनि की जो पोजीशन है मीन राशि में तुरंत फल देने वाली, वो भी यही इंडिकेट कर रही है। राहु और केतु की अगर हम बात करें, फिलहाल केतु कन्या राशि में, केतु बहुत अच्छा है। राहु मीन राशि में, राहु बहुत ज्यादा खराब है। राहु तो ग्रह ही ऐसा है जो बीमारियां लाता है। बुध भी उधर बैठा हुआ है, बुध के ऊपर शनि की छाया है आज की डेट में। अगर हम पंचांग देखें, ये तो थ्रू एंड थ्रू इंडिकेट करता है बीमारियों की तरफ। कोई बहुत बड़ी महामारी, कोई बहुत बड़ा युद्ध, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस पूरे विश्व में आने वाला है। परंतु इस महामारी में, इस संकट के समय में, जो मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूं, कुछ लोग आप देखेंगे जो सडनली राइज करेंगे, और खासकर कि वो लोग जो आर्ट से रिलेटेड हैं, कला के क्षेत्र में, सिंगर्स, एक्टर्स, डांसर्स, सडनली उनका फेम होगा। और काफी सारे ऐसे होंगे जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो फ्लूक या फिर ऐसे ही बाय चांस हिट हो गए, सडनली राइज हो गए, लेकिन सडनली विलुप्त भी हो जाएंगे। ये 2-3 चीजें अवश्य देखने को मिलेंगी। नए नए ऑथर्स, नए नए बुक्स भी लोगों के समक्ष आएंगी, जो कि काफी एक बड़ा इम्पैक्ट, इफ नॉट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, लेकिन नेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा रहेगा। काफी लोगों का पर्दाफाश भी होगा, और खासकर राजनीति के केस में, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, काफी सारे पॉलिटिशियंस किसी न किसी स्कैंडल में फंसने वाले हैं। बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े नेताओं की न्यूज आने वाली है। जो आपने भी बात बोली कि आर्टिस्ट्स या जो बहुत मेहनत कर रहे थे सालों से और फेमस नहीं हो रहे थे, हाँ जी, वो हो सकते हैं इस साल। तो इसी एस्पेक्ट में मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी अभी मैंने रिसेंटली का न्यूज़ पढ़ी थी कि जापान इज विलिंग टू बैन गिबली आर्ट, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे गिबली, उन्होंने जो उनका है, उनको क्या कहते हैं, उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या उनके नाम से पूरी सब कुछ नहीं है, पीपल आर यूजिंग इट वेरी रैंडमली, सो जापान इज विलिंग टू बैन इट। तो गिबली आर्ट का जो हुआ है, इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, क्या वो भी इसी का कारण है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं। और अभी तो ये केवल शुरुआत है। गिबली आर्ट का ये जो ट्रेंड आया था, गिबली एक आर्टिस्ट थे, मेरे ख्याल से जापान के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसका इजाद किया था। सडनली विद इन 1 मंथ कैसे ट्रेंड चला है आप खुद देख सकते हैं। ये 2-3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्योंकि आप खुद एक एक्टिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने खुद काफ़ी काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, सो मैंने काफ़ी सुना है ये चीज़ कि जो एक्टर्स होते हैं वो भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या कराते हैं, या दे यूज तंत्र फॉर देयर सक्सेस। सो इज इट रियली ट्रू और नॉट? जी,
100% सच है। ओके 100% सच है। अच्छा, आई वोंट आस्क नेम्स, ओके बट ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो अभी, क्या वो एक्टर्स मतलब ऐसे हैं जो यूज भी कर रहे हैं तंत्र और जो अभी सबसे पीक पे हैं भी अपने करियर के? एक्टर्स से ज्यादा मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, एक्टर्स से ज्यादा एक्ट्रेसेस हैं। ओके एक्ट्रेसेस हैं, आई एम नॉट जोकिंग। Okay. कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, खासकर टीवी सीरियल्स की, लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इतना ज्यादा तंत्र होता है जिसकी कोई कहने सुनने में फर्क, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। आप सामने देखोगे आपको लगेगा उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनको हिंदी आता भी नहीं है, मतलब ऐसे एक्सेंट में बात करते हैं, बट तंत्र बियॉन्ड इमेजिनेशन वो क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या वो खुद करते हैं, इट्स इनसेन। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वन ऑफ लाइक द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। अगर हम बात करें, आप भी सारे लोग उनका इंटरनेट यूज करते हैं, आप और मैं भी, अधिकतर लोग, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने अभी, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनकी अभी शादी हुई थी बहुत बड़ी, और अभी उन्होंने हाथियों से रिलेटेड कोई वाइल्ड लाइफ भी खोला है। तो जो सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी है इंडिया के आज की डेट में, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनकी मदर ने एक मोहिनी होती है, उनको सिद्ध कर रखा है। आपको पता है ये बात? ओके उन्होंने एक मोहिनी को सिद्ध कर रखा है, और वो एक ऐसी मोहिनी होती है जिसका मैं नाम तक नहीं ले सकता स्क्रीन पे या फिर इस ऑन रिकॉर्ड। मुझे तक डर लगता है, उसकी सिद्धि आसान नहीं है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है हरियाणा के, जिनका इंडिया में पूरा नाम है, उनका स्टील से रिलेटेड काम है। ओके उनके भी फैमिली में उन्होंने तो अपने परिवार की बलि चढ़वाई है। ओके जी हाँ, उनकी, और मजाक छट के मैं कह रहा हूँ, अधिकतर केसेस में मतलब कोई, लोग इस लेवल तक जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है इंसान किस हद तक जा सकता है सक्सेस पाने के लिए। इट्स स्कैरी। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बातें करके मुझे डर लग रहा है अब जी तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया में सच में ऐसी सीक्रेट, जैसे कई तंत्र हैं जो रिकॉर्डेड हैं, कई तांत्रिक पद्धतियां हैं जो रिकॉर्डेड हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कम टू भैरव तंत्र, कश्मीरी कौलव तंत्र, जी देन आपका कैलकटा में तंत्र जो चलता है, जी बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं और उनकी जो पद्धतियां हैं वो रिकॉर्डेड हैं, जी बुक्स हैं, किताबें हैं, प्रॉपर उनमें विधियां लिखी गई हैं। क्या इंडिया में ऐसी भी कोई तांत्रिक क्रियाएं या ऐसी भी कोई नॉलेज है तंत्र की जो कि लिखी ही नहीं गई है, हिडन है, और ऐसी कोई जगहें जो उनसे रिलेटेड हो? अधिकतर केसेस में ये हमें देखने को मिलता है हठ योगा के केस में और नाथ तंत्र में। नाथ संप्रदाय, विज्ञान भैरव तंत्र तो काफ़ी कंपाइल्ड है। एक तो ये 2-3 हैं, साथ में अगर हम बात करें तो नक्श जो बनते हैं, ओके यानी कि आज की डेट में कितने लोगों को पता है नहीं पता, दिल्ली में तंत्र का हब निज़ामुद्दीन है। ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूँ। जितना अच्छा बुरा, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा तंत्र सबसे ज़्यादा लेवल पे मैं कह रहा हूँ निज़ामुद्दीन में होता है। ओके सो लेट्स कम टू हिंदू तंत्र। सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार मैंने लोगों को देखा है कि इंस्टा पे, रील्स पे, वो प्रॉपर बीज मंत्रों के साथ तांत्रिक मंत्र कहते हैं, आप चैंट करो तो ऐसे से ऐसा हो जाएगा। एंड बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, सो आई एम लाइक, यार हमारे घर में तो रीड करने को मना करा जाता था। आप एक बात बताइए, आपके घर में पंडित जी आते हैं, अधिकतर लोगों के घर में पंडित जी आते हैं हवन यज्ञ करवाने, आचमन कराया जाता है, पानी पहले, मतलब कुछ भी इनिशिएशन स्टार्ट करने से पहले। जी देखिए, जो तांत्रिक पूजा पद्धति होती है उसमें आचमन, त्राटक, और आपका शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, आपका आज्ञा चक्र पे ध्यान करना, आसन बांधना, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं ना चाहते हुए हमारे मुंह से झूठ, गाली गलोच निकल जाता है बातों बातों में, यू नो MCBC बोल देते हैं एक दूसरे को। यंग है सारे, यंग नहीं भी हैं तो बूढ़े भी हैं, चल जाता है इतना तो कि MCBC हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे क्या होता है, तंत्र में लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिकली एक प्रकार से हमारे जिह्वा पे और हमारे मुख के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है जो कि हमारे मुख को दूषित करता है। बीज मंत्र है साक्षात किसी देवी देवता को वहां बुलाना। आप समझ रहे हैं? आप इमेजिन कर लीजिए, मैं क्योंकि इस बात को समझ रहा हूं, मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा, ना उनके बीज मंत्र का
नाम ले रहा हूं, आप खुद इमेजिन कर लीजिए, आपने जहां सुना, जिसका सुना, इमेजिन द बीज मंत्र। उससे पहले उस मंत्र को अपने सर पे स्थापित करना, उसका न्यास करना, उसकी चेतना करना, उसका अंतर ध्यान करना, मंत्रार्थ करना, सुषुम्न नाड़ी को जागृत करना, फिर जाकर के इन्हें जपा जाए तो हम ये कह सकते हैं इसका पूर्ण लाभ मिलता है। वरना मैं बोल रहा हूं साक्षात प्रमाण, कितने लोगों ने, कितने पॉलिटिशियंस ने बगलामुखी माता की पूजा करवाई, उन्हें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसमें बर्बादी ही मिली। यहां तक आप बीज मंत्रों की बात कर रहे हैं, मैं तो गायत्री मंत्र भी ना पढ़ें ना सुने स्पीकर पे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जब इंडिया कॉलोनाइजेशन के अंडर में, कॉलोनाइज्ड था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी, देन एट दैट टाइम क्या ब्रिटिशर्स को इन प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला और क्या उन्होंने इस चीज को भी किया? जी बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, इंग्लैंड में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो लंदन में रहते हैं, ही लिव्स इन वेस्टमिंस्टर। ही वॉज टेलिंग मी कि उसके कुछ रूममेट थे, वो यहाँ के नहीं हैं, यहाँ कभी आए नहीं हैं, देन थ्रू एंड थ्रू ब्रिटिश। बट कुछ एक टाइम आता है, उसके पेरेंट्स ने बताया था, दे आर वेरी बिग बिजनेसमैन, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन यूरोप, और वो उड़ जाते हैं सुबह 3 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नॉर्मल है, लंदन जैसे देश में सुबह 3 बजे व्यक्ति उठ रहा है और फिर 3-4 दिए जला करके कुछ इनिशिएशन कर रहा है। दैट इज अ बिट स्ट्रेंज। इसका सबसे पहले वर्णन हमें मिलता है जब कामाख्या के पास एक गांव है मयोंग, वहां पे जब अंग्रेज गए थे, और कश्मीर में भी जब उन्होंने, उस समय तो कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, कश्मीरी पंडितों से बात करी, कौलव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, इन सब के बारे में वर्णन हुआ। अब जैसे विज्ञान भैरव तंत्र तो सीधा सीधा शिव ही पार्वती को बोल रहे हैं कि बेटा देखो, मेरे पास अगर कोई आना चाहे तो एक तो तरीका है मोक्ष, कर्म इत्यादि, लेकिन 101 ऐसे शॉर्टकट तरीके हैं कि सीधा मैं दिख जाऊंगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे और जो मांगोगे मिल जाएगा। अच्छा, तो इन सब को प्रैक्टिस, आप एक बात बताइए, वॉरेन बुफे बिलियनर, वो आज भी इतने, मतलब कोई खास शहर में नहीं रहता वो यूएस में, उसके घर मिल सकते हैं न्यूयॉर्क में, कई जगहों पे उसके प्रॉपर्टीज हैं, बट वो रहता भी शायद केंटकी या लुजियाना, कोई ऐसे छोटे शहर में रहता है वो। क्या रीजन है? समझिए आप इस बात को। करते सब हैं, अपना अपना तरीका है करने का, बताता कोई नहीं है किसी को कुछ भी। और अमेरिका में तो वूडू का प्रचलन बहुत है। वूडू क्या है? वूडू भी तो तंत्र ही है। और कितने बड़े बड़े वहां की भी एक्ट्रेसेस कितना वूडू वाडू कराती हैं। ये वूडू आया कहाँ से? वूडू वर्ड मैंने बहुत सुना है जी। ये एक अफ्रीकन ट्रेडिशनल ब्लैक मैजिक है। ओके, डज इट लिटरली वर्क्स? जी बिल्कुल काम करता है। ओके। तंत्र केवल और केवल मंत्र से संबंधित नहीं है, उनके मंत्र अलग हैं या नहीं भी हैं। कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनमें मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। इंसान का नाखून, किसी के बाल, किसी के जैसे स्त्रियां होती है, जब उनका मासिक धर्म होता है, वो यूज करा हुआ कपड़ा, मासिक धर्म वाला ब्लड, शरीर का ब्लड, ये सारी चीजें अगर किसी की मिल जाएं, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कोई सिद्ध तांत्रिक हो, उसे किसी का नाखून मिल जाए और उसे पता हो किसका नाखून है, उसकी शक्ल पता है, रातों रात पागल कर सकता है वो। I have literally not understood the concept कि एक बार क्या हुआ था, I heard it from someone। तो बहुत, मेरी एक फ्रेंड के दूर के रिलेटिव थे, तो वो उस पे शायद कुछ करा रहे थे कि उन्हें वश में करना, जो भी करना अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन, कि वो अपने हिसाब से जो मोल्ड करना चाहते थे उसे जी। लेकिन फिर भी उस इंसान पे जिस पे कराया जा रहा था उस पे कोई असर नहीं किया, और वो बहुत पावरफुल करा रहे थे, लेकिन उस इंसान को पता था कि वो करा रहे हैं और बाद में उन्हें प्रूव भी हो गया था, तो उस पे असर किया क्यों नहीं? बिकॉज एज फार एज आई नो वो इंसान कुछ नहीं, मतलब वो ऐसे इंसान है जो कुछ नहीं करते। ओके। कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी उन पे असर क्यों नहीं किया? जी देखिए, फिर आमिल या तांत्रिक पे बात आती है, उसकी सटीकता पे, उसकी अपनी क्वालिफिकेशंस पे, और वो किस संकल्प से करता है। आजकल आप देखिए बाबा तांत्रिक ये बड़ा बड़ा पेट निकाल के बैठे हुए हैं कि हम सिद्ध पुरुष हैं। अरे भाई, तुम 2 योगा के आसन ना कर पाओ, योग
जो कि षड दर्शनों में से एक है वेदों के। उत्तर में मनसा, पूर्व में मनसा, न्याय, वैश्विक, इन सब के साथ एक दर्शन योग है। तंत्र बिना योग के हो ही नहीं सकता। हठ आपने करा ही नहीं, हठ योग आपने करा नहीं। तो यू आर सेइंग दैट तंत्र बिना योग के नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं जिनके पेट निकले या उनकी शरीर बेडौल है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग नहीं तंत्र। हो सकता। करेगा भी चुल्लू भर, अब देखिए असर तो करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, माइंड थोड़ा हेर फेर कर देगा, उससे ज्यादा 1% असर नहीं कर सकता। सो कंक्लूजन कि अगर कोई तांत्रिक ढूंढिए तो फिर ढूंढिए। जी नहीं, आप ऐसे देखिए जो बड़े तांत्रिक हैं, जो सिद्ध हैं वाकई, शरीर की बनावट ले लीजिए, चेहरे के नाक नक्श ले लीजिए, या फिर उसकी एक इंटायर ऑरा, वाइब, कई लोग इसको ऐसी भी संज्ञा देते हैं, वो मान लीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा पता चल जाता है मोर और लेस। और वो जनरल लाइफ में आपको ऐसे घूमते फिरते दिखेंगे भी नहीं। आप बताइए, आपको क्या पता चलता है कि एक्ट्रेसेस ये तांत्रिक हैं? पता चलता है आपको? कैसी कैसी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं। आप एक बात बताइए, चलिए मैं एक नाम ले ही देता हूँ। जैसे मैंने कहा था, ओकल्ट प्रैक्टिस सिर्फ हिंदुइज्म से संबंधित नहीं है, नक्श तावीज़ मुसलमान भी बनाते हैं, उनका भी अपना तरीका है। जिन जिन्नात हमवाकिल हमजाद को सिद्ध किया जाता है, बिल्कुल होता है ये। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, क्या शाहरुख खान सबसे अच्छा डांसर है? नहीं। क्या वो सबसे हैंडसम है पूरे बॉलीवुड में? नहीं। क्या सबसे अच्छा एक्टर है कला के वाइज? नहीं। इसको लेकर क्रेज क्यों है? ऐसा पागलपन क्यों है? इसे आप सम्मोहन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप खुद देखिए, कल्ट फॉलोइंग जिस लेवल की शाहरुख खान की है, क्यों नहीं है किसी और की? क्या रीजन है इसका? कटरीना कैफ इतने समय से गायब है स्क्रीन पे, फिर भी आज की डेट में उन्हें करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। क्यों है ऐसा? वाई शी अ हाउसहोल्ड नेम? उनको हिंदी तक सही से नहीं आती। उनसे कई सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो शायद उनसे बेटर भी दिखती हैं, वो चांस उन्हें क्यों नहीं मिल रहा? इन्हें ही क्यों मिला? सबके अपने अपने रीजंस हैं। सब कह सकते हैं कि ये दुनियादारी, वो दुनियादारी, कौन फार्म हाउस गया, कौन कहाँ गया, समझ रहा हूँ मैं सारी बात। लेकिन आप बात की गहराई को समझिए, और जब आप इस बात को अकेले बैठ करके सोचेंगे, आप भी जानेंगे कि हाँ, कुछ तो है। सो लेट्स एंड आवर डिस्कशन फॉर टुडे श्योर हियर। श्योर। एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ों पर एक होता है ना कि रोशनी डाली आपने बहुत अच्छे तरीके से। सो यहीं पे हम डिस्कशन ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स डिस्कस मोर थिंग्स इन आवर फ्यूचर पॉडकास्ट्स। श्योर, एब्सोल्युटली। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक यू।